Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. So today we are going to start our third part of thermal properties of matter. Yes, this is our third video of thermal properties of matter. जिन्होंने पहले दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके सबसे पहले दोनों वीडियोस को देख के हैं, तब जाके उनको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सारी चीज़ों के। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हुआ, यही सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर से। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर के साथ, देखते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है। तो भाई किसी बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा? अगर ये हमारी कोई बॉडी है, उसका कोई सरफेस है, ठीक है, और इस पे किसी टाइम में Q हीट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, ये बहुत सारी हीट एनर्जी इस पे इंसिडेंट हो रही है, उसको हमने कहा है कितना अमाउंट इंसिडेंट हो रहा है इसके यूनिट सरफेस के थ्रू। यूनिट, ये पूरा लिख देते हैं, यूनिट सरफेस एरिया के थ्रू। इसका यूनिट सरफेस एरिया Q हीट अमाउंट का Q रेडिएंट एनर्जी, Q अमाउंट जो है रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है इस पे, ठीक है, जिसमें से ये A अमाउंट एनर्जी को अब्जॉर्व करता है पर सेकेंड। पर सेकेंड इंसिडेंट कितनी एनर्जी हो रही है Q, और अब्जॉर्ब कितना कर रहा है A। तो अब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा? ये इसके यूनिट सरफेस एरिया ने पर सेकेंड कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की Q में से, ठीक है, Q में से कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की, वो कहलाता है अब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, तो बात कर लें डेफिनेशन की। द अब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी फॉर अ गिवन वेवलेंथ लैम्डा is defined as the ratio of amount of heat energy absorbed in a certain time to the total heat energy incident on it in the same time within a unit wavelength range around the wavelength lambda। ठीक है, ये सब कुछ जो हो रहा है इसी वेवलेंथ रेंज के अराउंड लैम्डा वेवलेंथ के लिए ही हो रहा है। जैसे आपको पता होगा ये जो एनर्जीज हैं एच न्यू, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी, और एच प्लैंक कांस्टेंट, इसकी एनर्जी कितनी है, जो रेडिएशन इस पे एमिट हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उसकी एमिट बोल दिया था, वो मेरी मिस्टेक थी। जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जीज कितनी है, एच न्यू। ऐसे ढेर सारी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है ना, रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, उसका अमाउंट Q था, अब्जॉर्ब कितना हुआ था A अमाउंट, यूनिट टाइम में यूनिट सरफेस एरिया के थ्रू। ओके, तो भाई टोटल क्या हुआ, अब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा, इन्हीं दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा वो कहलाएगा अपना अब्जॉर्प्टिव पावर। तो इसी के साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब्जॉर्प्टिव पावर के बाद एमिसिव पावर की भी। चलिए नेक्स्ट है अपना एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होता है, फिर से देखिए, ये किसी बॉडी का सरफेस है, ये यूनिट टाइम में यूनिट सरफेस एरिया के थ्रू, यूनिट सरफेस एरिया के थ्रू कितना अमाउंट रेडिएशन का एमिट करेगा वो कहलाएगी इसकी एमिसिव पावर। ठीक है, द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर, यस एक पॉइंट रह गया था, किसी टेम्परेचर T पे, द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर एंड फॉर अ गिवन वेवलेंथ लैम्डा is defined as the amount of radiant energy emitted per unit time per unit surface area of the body within a unit wavelength range around the wavelength lambda। okay, तो SI यूनिट क्या होती है एमिसिव पावर की? इट्स SI यूनिट इज जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी एमिट कर रहा है ना, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल, एनर्जी एमिट कर रहा था इसलिए पर सेकेंड यूनिट टाइम में, और यहाँ पे देखिए यूनिट सरफेस एरिया के थ्रू, तो पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट है अपना एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होती है वो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज एमिसिविटी। द एमिसिविटी of a body is defined as the ratio of the heat energy radiated per unit time per unit area by the given body to the amount of heat energy radiated per unit time per unit area
by a perfect black body of the same temperature. एमिसिविटी को एक डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, इज इक्वल्स टू किसी बॉडी की एमिसिविटी यूनिट टाइम में यूनिट मतलब सेम टेम्परेचर पे उसके यूनिट सरफेस एरिया के थ्रू कितना अमाउंट रेडिएशन का वो एमिट कर रहा है, कितनी एनर्जी को एमिट कर रहा है, मतलब उसकी एमिसिव पावर, ये लिख दिया अपॉन टोटल एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर मतलब जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है वो उसी टेम्परेचर पे सेम वेवलेंथ के लिए यूनिट टाइम में अपने यूनिट सरफेस एरिया के थ्रू कितना रेडिएशन एमिट कर रही है। इन दोनों का रेशियो जो होता है वो हमारा कहलाता है एमिसिविटी। ठीक है, तो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्लियर है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच लाई करेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। नेक्स्ट आता है अपना ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का नाम लिया था तो वो भी बता देते हैं ब्लैक बॉडी क्या होता है। नेक्स्ट इज ब्लैक बॉडी। इसमें आपको फेरीज ब्लैक बॉडी जो है वो पढ़ना होगा। ब्लैक बॉडी इज वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट्स नॉर ट्रांसमिट्स बट एब्जॉर्ब्स होल ऑफ द हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। ये वो बॉडी है जिसके सरफेस पे कोई भी हीट एनर्जी अगर इंसिडेंट होती है, बहुत सारी हीट एनर्जी इंसिडेंट हो रही, ना तो वो रिफ्लेक्ट होगी ना तो वो ट्रांसमिट होगी, ना ही मतलब उसका कोई पार्ट रिफ्लेक्ट होगा ना ट्रांसमिट होगा, पूरा का पूरा ट्रांसमिट मतलब इससे पार होके चले जाना, रिफ्लेक्ट होना मतलब वापस लौट जाना, पूरी की पूरी हीट एनर्जी ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। वो बॉडी आपकी कहलाती है ब्लैक बॉडी। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, ये जो होता है ये सारी वेवलेंथ के लिए होता है, ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए नहीं, सारे वेवलेंथ के लिए होता है। नेक्स्ट आ जाता है अपना फेरीज ब्लैक बॉडी। ये आपको पढ़ना है, फेरीज ब्लैक बॉडी, सॉरी फेरीज ब्लैक बॉडी। इट इज FERY। फेरीज ब्लैक बॉडी में क्या है देखिए, एक स्फेरिकल मेटालिक बॉल होती है, डबल कोटेड स्फेरिकल होती है। ठीक है, हॉलो बॉल है, ये डबल वॉल्ड है, स्फेरिकल, और इस एंड पे ये ओपन है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कुछ कॉनिकल शेप होता है, इस शेप में डबल वॉल्ड है ये। ओके, इसके इनर साइड पे यहाँ पे लैम्प ब्लैक से और आउटर सरफेस पे निकल की पॉलिशिंग होती है। ठीक है, अब होता क्या है, कोई भी एनर्जी रेडिएंट एनर्जी इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है। ये कॉनिकल थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ और फिर एनर्जी इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ गई। डायरेक्शन देखते चलो, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर गई, रिफ्लेक्ट होके इधर आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई, ऐसे फिर इधर जाएगी। मतलब इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं इसमें, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद रिजल्ट क्या निकल के आता है, ये पूरा का पूरा हीट एनर्जी जितना भी इंसिडेंट रेडिएशन था वो पूरा का पूरा रेडिएशन अब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फेरीज ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किरचॉफ्स लॉ पे। नेक्स्ट है अपना किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स, दिस इज F, ओके, लॉ। ये आपको किरचॉफ्स लॉ आपको नेक्स्ट ईयर फिर से पढ़ने को मिलेगा। किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KCL एंड KVL के नाम से। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे वो किरचॉफ्स लॉ नहीं है, देख लीजिए। इट स्टेट्स दैट एनी गिवन टेम्परेचर
द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर to absorptive power corresponding to the certain wavelength is constant for all bodies, and this constant is equal to emissive power of the perfect black body at the same temperature and corresponding to the same wavelength. किरचॉफ ने क्या बताया भाई? किरचॉफ ने बताया कि किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए किसी गिवन टेम्परेचर पे जो रेशियो होगा किसी बॉडी के एमिसिव पावर और उसके अब्जॉर्प्टिव पावर का, वो सेम रहेगा हर बॉडी के लिए, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करें और पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें तो ये हर बॉडी के लिए जो रेशियो एमिसिव पावर और अब्जॉर्प्टिव पावर का वो सेम रहेगा, और ये इक्वल होता है किसके? ये होता है ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट था। दिस वॉज किरचॉफ्स लॉ, मार्क कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है ये आपका। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। नेक्स्ट इज आर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन डबल एन है, MANN, इसको करेक्ट कर लो यार। बोल्ट्जमैन लॉ। It states that the total amount of energy radiated per second per unit area of a perfect black body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of the body. तो कहने का क्या सेंस हुआ? The total amount of energy of radiated per second per unit area of a perfectly black body. This energy is directly proportional to fourth power of absolute temperature of the body. E is directly proportional to T to the power 4. यहाँ पे proportionality के साइन को रिमूव करेंगे, हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। E will be equals to सिग्मा टाइम्स T to the power 4. सिग्मा आपका स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है। सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन, STEFAN, स्टीफन्स कांस्टेंट, ओके। इसकी वैल्यू कितनी होती है नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। इज इक्वल्स टू 5.67 into 10 to the power minus 8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड k to the power minus 4, ठीक है। तो फॉर्मूले से देख लीजिए, आपको E इज इक्वल्स टू सिग्मा T to the power 4 था ना, E इज इक्वल्स टू सिग्मा T to the power 4 लिखा था। सिग्मा विल बी क्या आ जाएगा? सिग्मा की वैल्यू E T to the power minus 4, तो E की यूनिट हुई जूल, पर सेकेंड और पर यूनिट एरिया था, तो पर सेकेंड के लिए आया सेकेंड इनवर्स, पर यूनिट एरिया के लिए आया पर मीटर स्क्वायर, और T to the power minus 4 विल गिव यू K to the power minus 4। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट है अपना वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नेक्स्ट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, WIEN, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। भाई वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ lambda corresponding to which the energy emitted by a perfectly black body is maximum is inversely proportional to absolute temperature of the black body। ये आपका लॉ क्या कहता है भाई कि देखिए, द वेवलेंथ लैम्डा, जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एमिटेड एनर्जी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिटेड एनर्जी मैक्सिमम होती है ना, वो वेवलेंथ जो है उसके मतलब जो ब्लैक बॉडी आपने कंसीडर किया था उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सपोज करो लैम्डा कोई है, करस्पॉन्डिंग वेव, इसके ये वेवलेंथ है, इसके करस्पॉन्डिंग जो है एमिटेड एनर्जी जो है
वो हमें मैक्सिमम मिल रही है किसी भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। तो लैम्डा एम से अगर हम इसको लिख दें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस ब्लैक बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यही बताया। तो फिर से हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे, हमें एक इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट की जरूरत होगी। क्या आ जाएगा कांस्टेंट अपना, इज इक्वल्स टू बी बाई टी। बी इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट, ठीक है, बी को कहते हैं वीन्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू तो खैर आप खुद ही मैं बता दूंगी, यूनिट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 इसकी यूनिट है। और एम के सिस्टम में आप लोग मेरे को इसकी जो भी यूनिट होगी वो कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पे, वो है अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लास्ट आ जाते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। ये क्या कह रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मार्क इट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई ये क्या कह रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ कूलिंग of a body is directly proportional to the temperature difference between the body and its surrounding, provided the temperature difference is small। चलिए भाई ये क्या कह रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग मतलब किसी रेट से सपोज dq बाई dt बोल दो, ठीक है, जिस रेट से वो कूल हो रही है कोई बॉडी, जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। बॉडी और बॉडी के अलावा जो कुछ भी है वो अपना सराउंडिंग होगा, उन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी नहीं, माइनस डी क्यू बाई डी टी बोलिए, माइनस डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। अगर T हमारी बॉडी का टेम्परेचर है और T नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है तो, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर से हमें इक्वालिटी के साइन को मेंटेन करने के लिए या इक्वालिटी का साइन लाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जरूरत होगी। इट विल बी माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टाइम्स T माइनस टी नॉट, लाइक दिस, ओके। के आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और आपको एक चीज और पता है, let m be the mass and c be the specific heat of the body at temperature T, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या आता है, वहां पे आपको पता है, if the temperature of the body falls by small amount dt in time small dt then the amount of heat lost, वहां पे heat lost हम लोग कैसे निकालेंगे, कोई भी बॉडी है जिसका मास हमारे पास गिवन है और उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है, तो T टेम्परेचर उसका बॉडी का है, स्मॉल टाइम dt इतने टाइम में, ठीक है, उसमें जो हीट लॉस्ट हो रहा है वो कैसे मिलेगा भाई, स्पेसिफिक हीट वाले कॉन्सेप्ट को याद करिए, वहीं से मिलेगा। उसके थ्रू आपके पास क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डी टी, याद आया, विल बी एम सी डी टी, ओके। जो रेट ऑफ हीट लॉस्ट आएगा या अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट विल बी डी क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डी टी। नेक्स्ट आपके पास देखिए इस लाइन को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी से डिवाइड कर दीजिए टाइम से, क्या आ जाएगा, एम सी सी स्पेसिफिक हीट था, डी टी अपॉन डी टी, ओके। इस इक्वेशन को अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल दें, इस वाली को से इक्वेशन नंबर 1, तब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको बोल दीजिए सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एम सी डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू
k टाइम्स t माइनस टी नॉट। ओके, देख लीजिए यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू k टाइम्स t माइनस टी नॉट थी और डी क्यू बाई डी टी के प्लेस पे हमने एम सी डी टी लिख दिया, तो माइनस एम सी डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू k टाइम्स t माइनस टी नॉट। अब इसको अरेंज कर लेंगे, चलिए अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के लिए सबसे पहले देखिए डी टी बाई डी टी को एक साइड रहने दीजिए, बाकी सारे कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड ले चलते हैं। क्या आ जाएगा अपने पास, डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू सी टी माइनस टी नॉट। ठीक है, के कांस्टेंट था, मास कांस्टेंट था, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगा मटेरियल के लिए, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट बन जाएगा। डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस से के इज अनदर कांस्टेंट टी माइनस टी नॉट, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। डी टी बाई, इसको लिख सकते हैं डी टी बाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वॉज लॉग एक्स, आपको याद होगा, सॉरी क्या कर दिया मैंने ये जो अपनी लास्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट, क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस टी नॉट डी टी। ये स्टेप वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी बट स्टिल लिख दे रही हूँ जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, माइनस के कांस्टेंट था इसलिए डी टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बनेगा log ऑफ t माइनस टी नॉट, log ऑफ t माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू t का इंटीग्रेशन t ही आएगा। ठीक है, प्लस c, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज कैपिटल C। ओके, अब इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग किसी और कांस्टेंट के टर्म में लॉग में लिख सकते हैं। लॉग दिस इज इक्वल्स टू, लॉग के टर्म्स में लिख लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट, कांस्टेंट टर्म को अगर हम लॉग में ही लिखना चाहें तो, या एंटी लॉग ले लो, सीधी सी बात है, एंटी लॉग ले लो। ये इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन एंटी लॉग ले लो। ठीक है, आपके पास आ जाएगा log ऑफ, या t माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू, यू विल गेट t माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ के टी प्लस c। ठीक है, पूरी इक्वेशन t इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस e टू द पावर माइनस के टी प्लस c, ये आ जाएगा आपका टेम्परेचर। या टेम्परेचर की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, मार्क कर लीजिएगा, T इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस के टी प्लस सी, ये इक्वेशन आपकी आएगी और ये इक्वेशन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अगर आप अलग करके लिखना चाहो या अलग करके क्या, बस ठीक है, इतने पे ही एंड कर दीजिए। यहाँ पे आपका C कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। टिल देन कीप वॉचिंग, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स।